सासू माँ जींस पहनकर मंदिर क्यों नहीं जा सकती हूँ। रात के 10:30 बज रहे थे। सभी लोग मंदिर से दर्शन कर लौट कर आ गए थे। अभी कार बाहर खड़ी कर घर में प्रवेश ही किया था कि देखा बाहर हॉल में ही बहू रचना के माता पिता बैठे हुए थे। अचानक समधी समधन जी को, मनीष जी और विद्या जी को घर में देखकर वो लोग हैरान रह गए। बहू रचना एक तरफ आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई थी। एक पल के लिए आरती जी और उनकी बेटी मधु के पैर घर के दरवाजे पर ही ठटक गए। पर घर तो खुद का ही था, सो अंदर आना ही था। तभी मामले की नजाकत को समझते हुए घर की मालकिन आरती जी ने कहा, नमस्ते समधी जी, नमस्ते समधन जी, आज अचानक कैसे आना हो गया? आप लोग फोन कर देते तो हम लोग घर पर ही रुक जाते। उनकी बात सुनकर विद्या जी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, अगर फोन करके आते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारी बेटी के साथ यहाँ कैसा व्यवहार होता है। उनकी बात सुनकर सब हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। वही आरती जी रचना की तरफ देखने लगी जो घड़ियाली आंसू बहा रही थी। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि बहू ने ही कोई ना कोई ऐसी बात की है जिसके कारण समधी जी समधन जी यहाँ आए हैं, और वो भी खुद नहीं आए हैं बल्कि रचना ने फोन करके उन्हें बुलाया है। वैसे भी रचना की आदत थी छोटी छोटी बातों पर अपने माता पिता को ससुराल बुला लेने की, और ये बात आरती जी 2 महीनों में ही बहुत अच्छे से समझ गई थी, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका था। अभी पहली बार जब रचना को मायके जाना था और मधु की परीक्षाएं चल रही थी, उसी समय आरती जी के मायके से जरूरी फोन आ गया, जिसके कारण उन्हें समर के साथ जाना पड़ा। हालांकि समर रचना को कहकर गया था कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ काम निपटा कर आ जाएगा और फिर उसे मायके ले जाएगा। तब तक मधु भी कॉलेज से आ जाएगी। समर और आरती जी के जाते समय तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब दोनों लौट कर आए तो इसी बात का उसने बतंगड़ बनाकर अपनी मामी को, पापा को बुला लिया था। तब भी समधन जी बहुत कुछ सुनाई थी। आरती जी बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्होंने गलती ना होते हुए भी शांतिपूर्वक माफी मांग ली। पर आज ऐसा क्या हो गया? तभी रचना का पति समर अंदर आया। सामने अपने सास ससुर को देखकर पहले तो एक पल के लिए हैरान खड़ा रह गया, फिर आगे बढ़कर उनके पैर छुए और बोला, अरे पापा जी, मम्मी जी, आप आज अचानक, हम तो सरप्राइज हो गए। तभी मनीष जी ने कहा, अरे बेटा जी, आप ही क्या सरप्राइज हुए हो? सरप्राइज तो हम लोग हो गए। हमने तो अपनी बेटी आपको दी थी, पर आपने उसकी क्या हालत कर दी है। हमने आपसे यह उम्मीद नहीं थी। एक पल के लिए समीर भी हैरान हो गया था। तभी आरती जी ने अपनी बेटी मधु से कहा, मधु खड़ी क्या हो, जाओ सबके लिए पानी लेकर आओ। उनकी बात सुनकर मधु तो रसोई में चली गई। पीछे से विद्या जी बोली, माफ करना समधन जी, बहुत हो गई आपकी मेहमान नवाजी। हमने अपनी बेटी आपको दी थी, इसलिए नहीं कि आप उसके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। शादी से पहले तो आपने बहुत कहा था कि बहू तो हमारे लिए बेटी जैसी है। अब क्या हो गया? आप क्या ऐसा व्यवहार अपनी बेटी के साथ भी करती हैं? उनकी बात सुनकर आरती जी ने कहा, बात क्या है समधन जी, मुझे अब तक समझ में नहीं आया, सीधे सीधे बताइए। अच्छा, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है, पर उससे पहले कि मैं अपनी बात कहूँ, क्या आप मुझे बताएंगी कि आप लोग इस समय कहाँ से आ रहे हैं? आरती जी के सवाल पर विद्या जी ने एक और सवाल दाग दिया, जी हम सब लोग मंदिर दर्शन के लिए गए थे, वहीं से आ रहे हैं। आरती जी हर सवाल का जवाब शांतिपूर्वक दे रही थी। विद्या जी बोल पड़ी, आपका पूरा परिवार मंदिर गया था, पर मेरी बेटी क्या आपके परिवार का हिस्सा नहीं थी जो उसे लेकर नहीं गए?
यहाँ घर में अकेली छोड़कर चले गए, जैसे वो आपकी बहू नहीं इस घर की चौकीदार हो। पर रचना ने ही तो मना किया था, हम तो उसे ले जा रहे थे। समर बीच में ही बोल पड़ा। अच्छा, उसने मना किया तो आपने एक बार भी नहीं पूछा कि वो क्यों नहीं जाना चाहती और क्यों इच्छा होगी उसकी आपके साथ जाने की, जब आपकी मम्मी हर चीज में अपनी टांग अड़ा देती हैं। विद्या जी अपने हाथ नचाते हुए बोली। उनकी बात सुनकर आरती जी हैरान होते हुए बोली, मैंने क्या टांग अड़ा दी? समधन जी, समझाएंगी आप? अरे, दोनों की नई नई शादी हुई है, अभी तो इनके घूमने फिरने के दिन है और आप हैं कि इन दोनों के बीच में आ जाती हैं। आपकी तो उम्र हो चुकी है, इन बच्चों को आपस में घूमने फिरने का वक्त दीजिए। विद्या जी बोली तो समर खड़ा होते हुए बोला, ये क्या बोल रही हैं आप मम्मी जी? मंदिर ही तो गए थे और मंदिर पूरा परिवार साथ गया तो गलत क्या है? भला इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ क्यों बना दिया? समर, चुपचाप बैठ जाओ, मैं बात कर रही हूँ ना, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। शांति रख, आरती जी ने कहा। बतंगड़ क्यों ना बनाऊं? अरे, मेरी बेटी के साथ आप लोग अन्याय कर रहे हो तो मैं बर्दाश्त क्यों करूंगी? अरे, मैंने अपनी फूल जैसी बच्ची दी थी आपको, देखो उसको रुला रुला कर कैसी हालत कर दी है आपने। अगर आप लोग बहू को बेटी ही समझते तो हम यूं बार बार तो यहाँ नहीं आना पड़ता। सचमुच यही बात है, आपकी बेटी को हम दोनों माँ बेटी का समर के साथ जाना बुरा लगा या मैंने उसे डांटा इसलिए बुरा लगा? आरती जी ने रचना की तरफ देखते हुए कहा। मम्मी जी, अगर मैं जींस पहनकर मंदिर चली जाती तो भला क्या गलत हो जाता जो आपने मुझे इतनी जोर से डांट दिया? आपकी बार रचना बोली, पर मैंने तुम्हें अकेले तो नहीं डांटा था, मधु को भी तो डांटा था। मैंने तो तुम लोगों को प्यार से ही समझाया था, लेकिन तुम दोनों बहस करने पर आ गए, तब जाकर मैंने डांटा। पर मधु तो चुपचाप सूट पहनकर आ गई मंदिर जाने के लिए, पर तुमने तो साथ चलने से ही मना कर दिया, ये कहकर कि सिर दर्द हो रहा है, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा, आप लोग चले जाइए, आरती जी ने कहा। अरे, ऐसे कैसे डांट दिया? बहू अगर जींस पहन ले तो क्या समस्या है? हमें नहीं पता था कि आप इतने पुराने ख्यालात के हो। विद्या जी बीच में ही बोल पड़ी। देखिए समधन जी, आपकी बेटी अभी भी जींस पहने ही खड़ी है। मेरी अपनी सोच है कि मंदिर में यूं कटी फटी जीन्स पहनकर जाना मुझे अच्छा यूं नहीं लगता। आखिर हमारी भी संस्कृति है, मैं भी एक माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को नहीं समझाऊंगी तो कौन समझाएगा? इसीलिए मैंने मना किया था, मुझे नहीं पता था कि इतनी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन जाएगा। आरती जी ने कहा, बस कहने की बातें हैं कि सासू माँ होती है, पर सास कभी माँ नहीं बन सकती। इतनी सी बात के लिए आपने मेरी बेटी को डांट दिया। विद्या जी की मुंह में जो आ रहा था वो बोले जा रही थी। अब तो आरती जी से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, पर अपनी आवाज को ऊंचा करने की जगह उन्होंने शांति पूर्वक कहा, सच ही तो है समधन जी, सास कभी माँ नहीं बन सकती। इसी तरह यह भी सच है कि समधन जी की बहू भी कभी बेटी नहीं बन सकती। आपकी बेटी तो खुद बेटी नहीं बन पाई तो मुझसे माँ बनने की उम्मीद कैसे कर सकती है? मैंने आपकी बेटी को अकेले तो नहीं डांटा था, मेरी बेटी भी इसके साथ ही खड़ी थी, पर वो तो चुपचाप जाकर कपड़े बदल कर आ गई। जबकि आपकी बेटी ने क्या किया? आप लोगों को बुला लिया। मैं तो सास हूँ इसीलिए बदनाम हूँ। सच कहा, मैं तो इसकी माँ नहीं बन सकती, लेकिन क्या आपकी बेटी मेरी बेटी बन पाई? जब आप
घर पर अपनी बेटी को डांटती थी, तो क्या ये तब भी आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लेती थी, या आपको कुछ ना कहकर आपके रिश्तेदारों को आपको समझाने के लिए घर पर ही बुला लेती थी, जो आज यह सब यहाँ कर रही है। और आपने भी यहाँ आने से पहले एक बार अपनी बेटी से पूछा कि हम इसे क्यों नहीं लेकर गए, या ये खुद क्यों नहीं आई। ताली दोनों हाथ से बजती है। समधन जी, आप भी एक बेटे की माँ हैं, आपके भी घर में एक बहू है। भगवान ना करे आपके घर में भी ऐसा हो और आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़े, तब क्या करोगे। मैंने तो कभी आपकी बहू को सूट तक पहने नहीं देखा, और यहाँ एक जींस के पीछे आप मुझसे लड़ने आ गई। आपकी बहू भी तो आपके घर के सिस्टम के अनुसार चली है ना, फिर आप मेरे घर में आकर क्यों इंटरफेयर कर रही हैं। बजाय अपनी बेटी को समझाने के आप हमें समझा रही हैं। आप अपनी बहू की कैसी माँ बनी है। क्या आपकी बहू या उसके माता पिता को पता है आप मुझसे अपनी बेटी के लिए किन किन बातों के लिए लड़ने आती हैं। आरती जी के सवाल से विद्या जी चीप गई। ये गलत बात है समधन जी, आप बात पलट रही हैं। आपको मेरी बहू से क्या लेना देना। विद्या जी हड़बड़ाते हुए बोली, क्या लेना देना नहीं है। खुद के घर में कोई भी सिस्टम हो चलेगा, लेकिन बेटी के ससुराल में सब कुछ चाहिए। आप मेरे घर में इंटरफेयर कर रही हैं, तो फिर मुझे भी आपके घर में बोलना पड़ेगा। सब कुछ सही होने के बावजूद भी आप बाल की खाल निकालने में लगे रहेंगे, तो फिर हमें भी आपकी बहू और उसके माता पिता से बात करनी पड़ेगी। मैं रोज रोज ये घड़ियाली आंसू और ये तमाशे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आरती जी ने अपना पक्ष साफ साफ विद्या जी और मनीष जी के सामने रखा। विद्या जी कुछ बोलने को हुई, इतने में मनीष जी ने बोला, विद्या बस करो, क्या बेटी का घर बिगाड़ने पर तुली हो। सारी गलती तुम्हारी बेटी की नजर आ रही है। पहले तो मुझे लगा था कि मेरी बेटी यहाँ दुखी है, पर अब समझ में आ रहा है कि ये तो छोटी छोटी बातों को पकड़कर खुद परेशान हो रही है और दूसरों को भी परेशान कर रही है। अगर तुम इतना बीच में बोलोगी तो ये अपना घर बसा ही नहीं पाएगी। लेकिन कुछ नहीं, उठो और घर चलो। और रचना, अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर तुमने आइंदा तमाशा किया ना, तो हम लोग नहीं आएंगे। खुद के घर में देखा है ना तुमने कि तुम्हारी माँ अपनी बहू को कैसे रखती है। तुम्हें तो इतना छूट मिला है तो उसकी कुछ कद्र कर लो। यूं बेवजह का तमाशा बनाओगी तो अपनी इज्जत भी घटा रही हो और हमारी भी। मनीष जी ने रचना को गुस्से से कहा तो रचना चुपचाप नजरें झुका के खड़ी हो गई। इसके बाद मनीष जी ने आरती जी से माफी मांगी, साथ ही विद्या जी और रचना से भी माफी मंगवाई और वहां से रवाना हो गए, इस आश्वासन के साथ कि आइंदा उनकी बेटी ऐसी हरकत करती है तो वो पहले आरती जी से बात करेंगे, ना कि सीधे अपनी पत्नी को लेकर उनके घर पहुंच जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई और महान कहानी के साथ।